हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन लाइव प्रोसेस का एक टॉपिक है और रेस्पायरेशन में मैंने आपको बताया था एरोबिक एनारोबिक रेस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, आज डिस्कस करने वाले हैं हम रेस्पायरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम को। ठीक है, रेस्पायरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सबसे पहले मैं बता दूं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं ये समझिए आप। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो लैंड एरिया में रहते हैं। दैट मीन्स कि ऑल दोज एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एरिया इज़ नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एग्जाम्पल्स की बात करें सच एज फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये एग्जाम्पल्स हैं। और इनमें जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होता है फ्रॉग में, लिजर्ड में, ठीक है, बर्ड्स में, ह्यूमन में जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, लंग्स होता है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जब भी लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन हो, लंग्स के थ्रू, तो उस पर्टिकुलर रेस्पायरेशन को आप बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं आप? पल्मोनरी रेस्पायरेशन। ठीक है, लंग्स के थ्रू अगर रेस्पायरेशन होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पायरेशन। नेक्स्ट पॉइंट कि लंग्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है हमारे थोरिक एरिया में। ठीक है, या लंग्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ईजिली वो ले ले। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो लंग्स है वो हमारे थोरिक कैविटी एरिया में होता है और उसका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वो लंग्स जो है वो एयर को लेता भी हो और फिर गैसेस को रिलीज़ भी करता है। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को लेगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगा और वो ऑक्सीजन जाएगा सेल्स की तरफ वाया ब्लड। ठीक है, और फिर जो सेल्स CO2 बनाते हैं उसको फर्दर वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेगा। ये जो O2 का लेना और CO2 का रिलीज़ करने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि लंग्स का पोजीशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर जो है सपोर्ट करता है, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, मतलब कि लंग्स जो है एडॉप्टेड है एटमॉस्फेरिक एयर को लेने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की पूरी लिस्ट बनाई है। देखो आप, अभी तो मैंने आपको लंग्स के बारे में बताया, बट कुछ और भी रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, उसकी लिस्ट है, एक बार आप देख सकते हैं इसको। फर्स्ट आप देखिए अमीबा, पैरामीशियम, स्पॉन्जी, ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो रेस्पायरेशन के लिए जो ऑर्गन है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, वो अपने बॉडी सरफेस से ही क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जो आपका अमीबा, पैरामीशियम, स्पॉन्जी होता है, ये अपने बॉडी सरफेस से ही क्या करते हैं, गैस को ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, सेकंड आपका है अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है स्किन से करता है। नेक्स्ट आपका कॉकरोच है, ग्रॉसहोपर है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में ट्रैकियल ट्यूब होते हैं। क्या होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकियल सिस्टम होता है और इसके थ्रू ये रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, देन आइए प्रॉन। प्रॉन में जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स है वो गिल्स है। स्कॉर्पियन में बुक लंग्स है। फिश में गिल्स है। ठीक है, देन फ्रॉग। फ्रॉग पे थोड़ा फोकस करना हो क्योंकि फ्रॉग जो है वो स्किन से भी रेस्पायरेशन करता है, लंग्स से भी करता है, बक्कल कैविटी से भी करता है। वो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में वो सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उस पर्टिकुलर रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स का यूज़ करता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये फ्रॉग को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन होता है। देन आफ्टर आप बात करेंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की, तो वहाँ पे जो आपका रेस्पायरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की लिस्ट बताई अकॉर्डिंग टू एनिमल्स। ठीक है, देन अब हम डिस्कस करते हैं रेस्पायरेटरी सरफेस को। ठीक है, रेस्पायरेटरी सरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। रेस्पायरेटरी सरफेस एक्चुअली होता कहाँ पे है, ये कहाँ पे इसकी पोजीशन होती है, तो आप बोलेंगे कि ये रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रेस्पायरेटरी सरफेस ऑलवेज फाउंड इन रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स और ये एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है। ठीक है,
ये थिन होती है लेयर। ये सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप देखिए। रिस्पिरेटरी सरफेस फाउंड इन द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इट इज़ अ मेम्ब्रेनस सरफेस, ठीक है। हेल्प इन गैसेस सेक्शंस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका रिस्पिरेटरी सरफेस होता है उसके थ्रू जो है वो गैसेस जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू आउट और आउट टू इन बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस, बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस। डिफ्यूज़न प्रोसेस एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा है? गैसेस का हो रहा है। गैसेस कौन से हैं? O2 और CO2, ठीक है। तो ऐसा कब होगा? जब रिस्पायरेशन होगा। किसके थ्रू होगा? रिस्पायरेटरी सरफेस के थ्रू होगा। और आपको बता दूं कि एनिमल्स में, ऑल एनिमल्स में जो आपको रिस्पायरेटरी सरफेस होता है उसका एरिया ज़्यादा होता है, वेरी लार्ज एरिया कवर कर देगा, ठीक है। और आपको बता दूं कि ह्यूमन में जो आपका लंग है उसका जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो एल्वेलाई होता है। क्या होता है? एल्वेलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है, और वहीं पे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। और ये जो एल्वेलाई होता है ये इनके नंबर ज़्यादा होते हैं, और नंबर ज़्यादा होने से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गैसेस एक्सचेंजेस पॉसिबल होगा। आप देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, द रिस्पिरेटरी सरफेस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इज़ वेरी लार्ज, इन ह्यूमन लंग्स इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एल्वेलाई, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्पिरेटरी सरफेस इज़ वेरी थिन फॉर इजी डिफ्यूज़न एंड एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। ये सारी बातें मैंने बता दिया है। लास्ट जो पॉइंट है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो है क्या कि रिस्पिरेटरी सरफेस जो है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। हाईली वेस्कुलराइज होते हैं मतलब कि जहाँ पे ये सरफेस होगा वहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगे, और ब्लड वेसल्स एबेंडेंट अमाउंट्स में होंगे, सो दैट हम क्या बोलेंगे उनको? हाईली वेस्कुलराइज्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाईली वेस्कुलराइज्ड। जहाँ पे भी ब्लड वेसल्स ज़्यादा होंगे वहाँ उस एरिया को आप क्या बोल सकते हैं? हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया बोल सकते हैं। और वेस्कुलराइज होने का एक अपना सिग्निफिकेंस है, वो क्या है? आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ही ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू जो है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। जो भी CO2 फॉर्म होता है इनसाइड द सेल्स वो CO2 ब्लड में आता है, और ब्लड से फिर हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ब्लड में जाएगा, और फिर ब्लड फ्लो के साथ वो सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और फिर सेल्स के अंदर इनसाइड जाएगा और वहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन करेगा, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन में अगर ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया था, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को, ठीक है। रिस्पायरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स में एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को। और ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी ट्रैक को, ठीक है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी ट्रैक को पहले डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिस्पायरेटरी ट्रैक में आपको बता दूं कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पार्ट होते हैं, बट मैंने कुछ पार्ट की लिस्टिंग कर रखी है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपके सामने एक लिस्ट दिख रहा है वाइट बोर्ड पे, आप देखो ये लिस्ट है पूरे रिस्पायरेटरी ट्रैक के पार्ट्स की, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो नोज़ एंड नेज़ल कैविटी है, सेकेंड पार्ट इज़ फेरिंग्स, थर्ड इज़ लैरिंग्स, फोर्थ ट्रैकिया, देन ब्रोंकी, ब्रोंक्यूलस, टर्मिनल ब्रोंक्यूलस, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूलस, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक। दीज आर द पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, ठीक है। तो ये आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक के पार्ट्स हो गए। अब हर एक पार्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे, और सबसे पहले जो पार्ट है वो क्या है? नोज़ एंड नेज़ल कैविटी, ठीक है। नोज़ और नेज़ल कैविटी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आप नोज़ का टिप देखेंगे, टिप ऑफ द नोज़ देखेंगे, तो आपको दो होल्स मिलेंगे, 2 होल्स मिलेंगे, ठीक है। टिप ऑफ द नोज़ हैव 2 स्मॉल होल्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल, ठीक है। और नॉस्ट्रिल फर्दर जाके कहाँ पे ओपन होगा? नेज़ल कैविटी में ओपन होगा,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जो नोज़ की ओपनिंग है वो है नॉस्ट्रल, बट नॉस्ट्रल आगे जाके फर्दर वो कहाँ ओपन होने वाला है, नेज़ल कैविटी में ओपन होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रल्स में हेयर होते हैं, नेज़ल कैविटी में म्यूकस होते हैं। ठीक है, और दोनों का फंक्शन क्या है, फॉरेन सब्सटेंसेस को इंट्रैप करना। दोनों का जो फंक्शन है वो क्या है, फॉरेन सब्सटेंसेस को इंट्रैप करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फेरिंग्स, और फेरिंग्स 5 इंच लॉन्ग स्पेसियस चैम्बर है और ये रिसीव करता है नेज़ल कैविटी को और बक्कल कैविटी को। ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ से फूड मटेरियल्स भी पास होते हैं और एयर भी पास होती है। जब आप एयर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे नेज़ल कैविटी आएगा, और जब आप फूड डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, आपका बक्कल कैविटी। ठीक है, ध्यान देना होगा। ये आपका जो फेरिंग्स है इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स भी बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू द रोल। ठीक है, लाइक आप नेज़ोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है, लैरिंजोफेरिंग्स है, तो ये डिफरेंट पार्ट हैं। ठीक है, अगर आप फोकस करते हैं फूड मटेरियल्स को तो वहाँ पे आपको डिस्कस करना होता है बक्कल कैविटी को, क्योंकि बक्कल कैविटी को वो रिसीव करता है। ठीक है, देन जब आप एयर की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्कस करना होता है नेज़ल कैविटी को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। फेरिंग्स जो है जब आगे ओपन होता है तो कहाँ पे ओपन होगा, ईसोफेगस में ओपन होगा और ट्रैकिया में ओपन होगा। ठीक है, ईसोफेगस में जब ओपन होगा तो एक ओपनिंग होगी जिसको बोलेंगे क्या, गलट। ध्यान देना होगा, क्या बोलेंगे इसको, गलट बोलेंगे। और ये एक ओपनिंग है और इस ओपनिंग के थ्रू जो है फूड मटेरियल का सॉल्विंग होता है, फूड मटेरियल का सॉल्विंग होगा। ट्रैकिया का भी एक ओपनिंग है जिसको बोलते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस ओपनिंग से पास क्या करेगा, एयर पास करेगा। ठीक है, और ग्लॉटिस जो ओपनिंग है वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से सिचुएशनली जो है क्लोज होता है और ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि क्लोज और ओपन कब होता है, जब आप फूड मटेरियल का सॉल्विंग करते हैं। एट द सेम टाइम जो है ग्लॉटिस ओपनिंग को कवर कर देता है। ठीक है, जैसे ही आप फूड का सॉल्विंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है ग्लॉटिस ओपनिंग को एपिग्लॉटिस जो है वो कवर कर देता है। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में फूड मटेरियल्स नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जब कवर हो जाएगा तो रिस्पायरेटरी ट्रैक में फूड मटेरियल्स नहीं जाएंगे, बल्कि वो कहाँ जाएंगे, वो डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ जाएंगे, मतलब कि आपके ईसोफेगस की तरफ जाएंगे और ईसोफेगस फर्दर स्टोमक में ओपन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। और ये जो एपिग्लॉटिस है ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। ये क्या है, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और ये ग्लॉटिस ओपनिंग को सिचुएशनली क्या करता है, क्लोज और ओपन करता है। ठीक है, तो ये आपके फेरिंग्स के पॉइंट हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स में आपको बता दूं कि लैरिंग्स इज़ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन आर पार्ट्स। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, वॉइस बॉक्स। और ये 9 कार्टिलेजिनस यूनिट्स से फॉर्म होता है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं कि लैरिंग्स इज़ ए कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, लैरिंग्स इज़ ए कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो है इसका वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के थ्रू जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया एक्चुअली क्या है आपका, इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ट्रैकिया वाला रूट है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक है। वो क्या है, एक तरीके से पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक है, और ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर हॉलो स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर hollow structure. It arises from the pharynx and goes to the mid thoracic cavity. ये कहाँ तक जाएगा, ट्रैकिया स्टार्ट होता है pharynx से और जाता कहाँ पे है, आप ध्यान दो, यहाँ पे जाएगा ये मिड थोरिक कैविटी एरिया में। मिड थोरिक कैविटी एरिया में जाएगा। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, pharynx में। ठीक है,
इट सर्व एज ए पैसेज फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, मतलब कि ये जो है एक तरीके से पैसेज होगा रिस्पायरेटरी गैस की एग्जिट और एंट्री करने को, ठीक है। देन आफ्टर मैं बता दूं कि जो ट्रैकिया होता है ये फर्दर 2 ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, जिसको आप प्राइमरी ब्रोंकस भी बोलते हैं, ठीक है। देन प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी टर्सरी में ब्रेक होता है, देन ब्रेक मीन्स की ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, और देन आगे फर्दर वो ब्रांचेस जो है टर्मिनल ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूलस बोलेंगे आप, टर्मिनल ब्रोंक्यूलस बोलेंगे। टर्मिनल ब्रोंक्यूलस फर्दर कंटिन्यू होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूलस में, देन आफ्टर एल्वियोलर डक्ट में, देन आफ्टर लास्ट में वो जाके कहाँ ओपन होगा, आपका एल्वियोलर सैक में, ठीक है। तो ये आपके मैंने आपको डिस्कस किया किसके बारे में, रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक की कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिफरेंट पार्ट्स हैं, और ये पार्ट डिफरेंट तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक आप एक एग्जांपल में देखो, मैंने यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो स्टार्ट होगा नेजल कैविटी से और कहाँ तक ये होगा, लैरिंग्स तक होगा, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जब बात करेंगे तो उसमें ट्रैकिया से स्टार्टिंग होता है और लंग्स पे वो एंडिंग होता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है, और मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक को यहाँ पे 2 पार्ट में बताया, एक अपर एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। कौन सा कहाँ से स्टार्ट होता है ये भी मैंने आपको बताया। अब आते हैं एक और पॉइंट है, वो फंक्शन के बेसिस पे है, ठीक है। फंक्शन के बेसिस पे देखें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है कंडक्टिंग जोन एंड सेकेंड पार्ट इज एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी जोन्स। कंडक्टिंग जोन्स जो है स्टार्ट होता है नॉस्ट्रल से और कहाँ एंडिंग होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूलस पे। टर्मिनल ब्रोंक्यूलस पे इसकी एंडिंग होगी, और ये जो आपका कंडक्टिंग जोन है इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। ये एयर को फिल्टर करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, देन वार्म बनाएगा। दैट मीन्स कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे मेंटेन करने की कोशिश करेगा कंडक्टिंग जोन, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो एटमॉस्फेरिक एयर आएगा उसको फिल्टर करेगा, उसको ह्यूमिडिफाई करेगा, उसको वार्म बनाएगा। वार्म इसलिए बनाएगा क्योंकि उसको बॉडी टेम्परेचर पे रखना है ताकि उसका जो ट्रांसफर है गैसेस का वो इजीली स्मूथली हो सके, ठीक है। देन आते हैं एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी जोन्स में, ठीक है। एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी जोन्स जो होते हैं वो एल्वेलाई होते हैं और उनके डक्ट्स होते हैं। और ये जो एल्वेलाई है आपको पता होना चाहिए कि एल्वेलाई जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लंग का, और यहाँ पे एक्चुअली क्या होते हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। गैस जो है वो ट्रांसफर होते हैं। गैस मीन्स की ऑक्सीजन और CO2 का यहाँ पे एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन के बेसिस पे रेस्पिरेटरी ट्रैक को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया, कंडक्टिंग एंड एक्सचेंज जोन, ठीक है। अब मैं बता दूं कि जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें ट्रैकिया से जब स्टार्ट करेंगे और इनिशियल ब्रोंक्यूलस तक जाएंगे, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूलस तक जाएंगे। इनिशियल ब्रोंक्यूलस जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूलस से जस्ट पहले जो पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूलस बोलते हैं। और ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक आपको एक कार्टिलेज की रिंग्स मिलेगी। सपोज दैट ये आप ऐसे समझिए कि ये आपका ट्रैकिया है, देन प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, देन ब्रोंक्यूलस में इनिशियल ब्रोंक्यूलस। तो ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूलस तक जो है सी शेप में कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं सी शेप में। फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूलस है कार्टिलेजनस रिंग, ठीक है। और वो उसका शेप कैसा होगा, सी शेप में होगा। और उसका एडवांटेज ये होगा कि वो जो पार्ट होगा वो कोलैप्स नहीं होंगे, और कोलैप्स नहीं होंगे तो पैसेज मेंटेन होगा, और पैसेज मेंटेन होगा तो एयर जो है इजीली जो है
ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है इसका एडवांटेज आपको दिखा, ठीक है। अब इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको लंग्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लंग्स में एल्वेलाई से रिलेटेड मैं डिस्कशन करूंगा, तब तक के लिए आपको वेट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे इंफॉर्मेशन और ये टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।